फ्रेंड, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी नोट्स जो भारतीय इतिहास क्लास 6 से 12 तक है। ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और बिहार सुपर टेट जैसे सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और सभी एग्ज़ामों में हिस्ट्री का क्वेश्चन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही होती है। और हम स्टार्ट किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम ब्रिटिश से कर लिए थे। अब हम करेंगे फ्रांसीसी कंपनी कैसे आई और अपने कारखाना कैसे कैसे खोला और उनका अपनी कंपनी का विस्तार कैसे किया। चलिए चलते हैं। फ्रांस में लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडस ओरिएंटल्स कहा गया है। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी दल भारत आया, जिसने 1667 में सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। और 1664 में फ्रांसीसी मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पौंडीचेरी को छीन लिया, किंतु 1697 ईस्वी में रिजिका की संधि के पश्चात पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। और पौंडीचेरी के कारखाने में मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार स्थित माहे तथा 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लिया। और 1742 के पश्चात फ्रांसीसियों की व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। और उसके बाद अगले फ्रांसीसियों का संघर्ष। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगभग 20 वर्षों के तक चले इस संघर्ष के परिणामस्वरूप भारत और फ्रांसीसियों की शक्ति अंतिम रूप से क्षीण हो गई और भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया। कर्नाटक युद्ध का प्रथम युद्ध 1776 से 1748 ईस्वी तक था और कर्नाटक का प्रथम युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध यूरोप और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध से प्रभावित था। 1748 के एक्सला सैंपल की संधि के सराम ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। और इस संधि के परिणामस्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के मद्रास वापस लौटा दिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1739 से 1754 ईस्वी तक चला। ढक्कन के निजाम आसफ जाह को 1748 में मृत्यु हो गई, जिससे उसके पुत्र नासिर जंग तथा भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब नरूद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहब के मध्य भी विवाद प्रारंभ हो गया। इस स्थिति में डुप्ले ने लाभ उठाया और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से इस बात पर गुप्त समझौता कर लिया कि वह उनको अपनी सैन्य सहायता देगा। 1739 में इन तीनों सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात उसका बेटा मुहम्मद अली तिरुचापल्ली भाग गया। शेष कर्नाटक चंदा साहब के अधिकारों में आ गया। इस युद्ध के पश्चात चंदा साहब ने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के निकट 80 गांव प्रदान किए। फ्रेंड्स, हम कहना चाहते थे कि हम एनसीईआरटी का साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैनल पे जीएस स्टडी पे बहुत सारे बीपीएससी और बिहार एसएससी के सेट भी आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आगे हम चलते हैं। हैदराबाद में नसीर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग के निजाम अर्थात ढक्कन के सूबेदार बना। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों के कंपनी को पांडिचेरी के निकट जमीनें तथा मछलीपट्टनम के प्रसिद्ध नगर भी दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी और उसकी सेनाओं को भी 5-5 लाख प्रदान किए गए। डुप्ले को 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर भी दी गई, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख थी। इसके अतिरिक्त उसे कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक मुगल क्षेत्रों को
आनेरी के गवर्नर भी बना दिया गया। डुप्ले ने अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बूसी को फ्रांसीसी की सेना में एक टुकड़ी के साथ हैदराबाद के लिए नियुक्त किया। इस नियुक्ति के उद्देश्य निजाम की रक्षा करना था। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के पश्चात बूसी ने निजाम मुल्क के तीसरे बेटे सलावत जंग को तत्काल गद्दी पर बैठा दिया। इसके बदले में सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को आंध्र प्रदेश और वह क्षेत्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया, जिससे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसमें 4 जिले थे, मुजफ्फरनगर, एल्लोर और राजमुंद्री और चिकागो शामिल थे। फ्रांसीसियों की सफलता के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेज नासिर जंग और मोहम्मद अली के मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। 1750 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर अपनी पूरी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह प्रस्ताव दिया था कि कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करके और तिरुचिरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सकता है। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के पश्चात क्लाइव ने अर्काट पर आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा चंदा साहब फ्रांसीसियों ने विवश होकर तिरुचिरापल्ली का घेरा बना दिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चंदा साहब की हत्या कर दी गई। अतः दोनों सरकारों में एक शांति समझौता हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य समझौते के अंतर्गत 1754 ईस्वी में अंग्रेज के कहने पर डुप्ले को भारत में वापस बुला लिया गया और डुप्ले की वापसी भविष्य में फ्रांसीसी कंपनी के लिए घातक सिद्ध हुई। और आपको पता है कि डुप्ले ही न सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी। दोनों कंपनियां यह अस्थायी समझौता 1756 ईस्वी में समाप्त हो गई, जब इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक और युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक भारत, कनाडा एवं यूरोपीय आदि देशों में हुआ। 7 वर्षों तक चलने के कारण इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ था। इसमें फ्रांसीसी की पराजय हुई। यह युद्ध आरंभ में ही अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और हैदराबाद में भी अब अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अतः निजाम ने उन्हें उत्तरी सरकार सौंप दी। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध में भारत और फ्रांसीसी शक्ति के संदर्भ में निर्णायक रहा, जब अंग्रेज गवर्नर ने आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर काउंट लाली को पराजित कर दिया और वांडीवास युद्ध का अंत 1763 ईस्वी में पेरिस समझौते के साथ हुआ। इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत में स्थित उनकी सभी फैक्ट्रियां वापस कर दी गई, किंतु अब वे उनकी किलाबंदी नहीं कर सकते थे और न ही सैनिक रह सकते थे। कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर के साथ, और ये वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।